अब हम देखते हैं अलाउद्दीन ने आगे क्या किया। बच्चों, अमीर और सरदार, इन पर अलाउद्दीन ने नियंत्रण किया। आप पिछले पाठ में अमीर और सरदारों के बारे में पढ़ चुके हो और आपने ये जाना था कि अमीर और सरदारों का सल्तनत में महत्वपूर्ण स्थान होता था। सुल्तान को अपने पद पर बने रहने के लिए इन अमीर और सरदारों का समर्थन और विश्वास भी जरूरी होता था, क्योंकि ये अमीर सरदार राजा के खिलाफ षड्यंत्र बनाते थे। इसलिए सुल्तान का बहुत सारा समय इन अमीर सरदारों के षड्यंत्रों से बचने के उपायों में ही निकल जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी चतुर राजनीतिज्ञ था। उसने क्या किया कि इन पर नियंत्रण लगा दिया। और देखते हैं बच्चों कि नियंत्रण क्या लगाया था। उसने अपने दरबार के अमीरों पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का ये मानना था कि दावतों और जलसों में एक दूसरे से मिलते रहने से इन अमीर और सरदारों के आपसी संबंध अच्छे बन जाते हैं। इसमें ये फिर एक दूसरे को अपने घर दावतों पे बुलाते हैं, मिलते जुलते हैं, चर्चाएं करते हैं, मिलकर बैठकर बातें करते हैं, तो उन्हें सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचने और विद्रोह करने का समय मिल जाता है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार के अमीर और सरदारों पर मिलने जुलने से, जलसों में जाने से, दावतें करने से, मदिरापान करने, एक साथ बैठकर मदिरापान करने पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। इसके अलावा इन अमीर सरदारों के अधिकार में जो राज्य थे, उन पर भी अलाउद्दीन ने अपना अधिकार जमा लिया। और बच्चों, इतना ही नहीं, बल्कि यदि इन अमीर और सरदारों के घर में कोई सामाजिक कार्यक्रम होता था, कोई घर का फंक्शन होता था, उसे आयोजित करने से पहले उनको सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से आज्ञा लेनी पड़ती थी। इस तरह अमीर सरदारों की उसने दावतों, मदिरापान, गोष्ठियों यानी बैठकर पार्टी करने और मीटिंग करने पर रोक लगा दी थी। और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने इनके पीछे, अमीर और सरदारों के पीछे गुप्तचर रखे हुए थे, यानी जासूस रखे हुए थे। ये हमेशा इन अमीर सरदारों पर नज़र बना के रखते थे। अमीर सरदार कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या बातें करते हैं, इन सारी सूचनाओं को गुप्तचर अलाउद्दीन खिलजी को देते रहते थे। इसलिए किसी भी अमीर सरदार की इतनी हिम्मत, इतना साहस नहीं हो पाता था कि अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ एक शब्द भी बोल सकें या किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र कर सकें। इस तरह कठोर प्रतिबंध लगाकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सल्तनत के अमीर सरदारों को नियंत्रित कर दिया था। आगे है बच्चों, मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध। आपने पिछले पाठ में भी मंगोल आक्रमणों के बारे में पढ़ा था कि बलवन के समय भी मंगोलों ने आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। और ये मंगोल आक्रमणकारी कौन थे? ये मध्य एशिया के तिब्बत और चीन में रहने वाली एक जाति थी। ये भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर लगातार आक्रमण करती रहती थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय भी इन्होंने कई आक्रमण किए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के पास तो अपनी एक शक्तिशाली सेना थी, स्थायी सेना थी। कितनी? उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों का पूरी तरह से प्रतिरोध किया। मंगोलों ने कई बार आक्रमण किए, लेकिन हर बार अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणकारियों को पराजित किया। इसके अलावा मंगोल आक्रमणकारी उत्तरी पश्चिमी सीमा से आक्रमण करते थे, तो इस रास्ते में पड़ने वाले पुराने किलों की अलाउद्दीन खिलजी ने मरम्मत कराई और नए किलों का निर्माण कराया। इन किलों में अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कुशल और योग्य सेनापति रहते थे, सैनिक रहते थे, जो कि मंगोल आक्रमणकारियों का सामना करते थे, उन्हें सल्तनत में घुसने से रोकते थे। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों का भी पूरी तरह प्रतिरोध किया। अब हम देखते हैं बच्चों अलाउद्दीन की कृषि नीति। अलाउद्दीन से पहले के सभी शासक कृषि से लिए जाने वाले टैक्स को अंदाजे से वसूल करते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारत का पहला शासक था जिसने भूमि की नाप कराई, यानी भूमि की पैमाइश कराई। इसने कृषि से लिए जाने वाले लगान का एकदम सही अनुमान लगाने के उद्देश्य से भूमि की नाप को कराया। भूमि की नाप कराने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बिस्वा को इकाई माना, यानी भूमि मापने की इकाई बिस्वा थी, और बिस्वा
1 बीघा का 20वां हिस्सा होती थी। और बच्चों, इसके अलावा भूमि से जो खराज ली जाती थी, खराज यानी भूमि से लिए जाने वाला लगान, तो भूमि से जो खराज ली जाती थी वो धन के रूप में नहीं लिया जाता था, बल्कि अनाज के रूप में लेता था। और इसका उद्देश्य ये था ताकि नगरों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंच सके। नगरों में रहने वाले लोगों के पास खाद्यान्न कम था, क्योंकि कृषि का कार्य तो ग्रामीण गांवों में हो रहा था। इसलिए नगरों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल इत्यादि पहुंच सके, इसके लिए भूमि से लिए जाने वाले टैक्स को धन के रूप में नहीं अपितु अनाज के रूप में लिया जाता था।